हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का सेकंड लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करते हैं तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो लास्ट लेक्चर पूरा इंट्रोडक्शन था मैग्नेटिक फील्ड का। तो सारे बच्चे एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यदि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे तो आगे के जो भी टॉपिक्स हैं ये काफ़ी स्मूथ चलने वाले हैं। तो सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो से पहले आप मेरे पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बायो-सेवर्ट्स लॉ के बारे में, और साथ ही हमने उसमें पढ़ा था किसी एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम उसी स्ट्रेट कंडक्टर को बेंड करके एक सर्कुलर लूप बनाने वाले हैं और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है और इस लूप की रेडियस है स्मॉल ए, और इस लूप में से करंट फ्लो करने के लिए हम इसे किसी ईएमएफ सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे इसमें कैपिटल आई करंट फ्लो होता है। अब इस पर हम मान लेते हैं कि एक छोटा सा लाइन सेगमेंट है डीएल, जिसका नाम है ए, और इस डीएल के कारण इस सेंटर ऊपर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम इसे ओ से ज्वाइन कर देते हैं और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा डीडी, ये जो सेंटर है। तो इसमें हम सबसे पहले यूज करते हैं बायो-सेवर्ट्स अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है μ0/4π इंटू IDL sin θ/r²। तो इस वाले लूप की रेडियस या ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने r की जगह पर लिया है a, तो इसमें हम r की जगह पुट कर देंगे a। तो ये हो जाएगा μ0/4π इंटू IDL sin θ/a²। अब आप यदि इस सेगमेंट को देखें, इस सेगमेंट पर यदि आप कोई भी एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो हम इसमें थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर देंगे। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमें यहाँ से मिलेगा dv इज इक्वल्स टू μ0/4π इंटू IDL, और साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई अपॉन a²। और अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू μ0/4π इंटू ये इसका भी इंटीग्रेशन है IDL अपॉन a²। तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा d इज इक्वल्स टू, इसे हम ले लेते हैं सारे कांस्टेंट को बाहर, तो ये हो जाएगा μ0/4π इंटू I अपॉन a² और इंटीग्रेशन ऑफ dl। इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब ये वाली पूरी लेंथ। तो यदि इस लूप की रेडियस है a, तो इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πa। तो हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा dv इज इक्वल्स टू μ0/4π इंटू I अपॉन a² इंटू 2πa। तो
तो इस ए से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो dv का वैल्यू हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई इंटू आई बाई ए। अब हम जनरली क्या करते हैं कि इस म्यू 0 अपॉन 4 पाई को कैंसिल नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है। लेकिन यदि आपको इसे कैंसिल करना हो तो आप कर सकते हैं। तो dv का वैल्यू हमें मिल जाएगा dv इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 2, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, और इंटू आई अपॉन ए। और इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड कर लिया किसी भी लूप के कारण उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे इतना नोट करिए। अब यदि हम इसी एक्सप्रेशन में लूप की जगह पर यदि एक कॉइल लिख देते हैं, कॉइल, तो अब थोड़ा सा एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि लूप में केवल एक ही टर्न होता है, लेकिन किसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, जो हो सकते हैं 2, 4, 10, 100, कुछ भी एक नंबर हो सकता है। तो इसमें हम केवल एक लूप को लेकर स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। फॉर अ कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स इज n। हम मान लेते हैं कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये इसी फॉर्मूले में बस हम ये चेंज कर देंगे, dv इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई ni अपॉन a, या dv इज इक्वल्स टू म्यू 0 ni अपॉन 2। तो इसके बाद हम देख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो हमें इस फॉर्मूले में दिख रहा है नंबर फर्स्ट करंट, और करंट में हमें क्या दिख रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें फ्लो होने वाले करंट के। देन सेकेंड हमें दिख रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, तो इस फॉर्मूले से हमें दिखेगा dv, ये भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स के। थर्ड आपको दिख रहा है कि ये जो dv है ये a के इनवर्स में है, तो हम थर्ड लिखते हैं रेडियस ऑफ कॉइल और लूप। तो dv इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस के। एंड लास्ट पॉइंट dv को म्यू भी अफेक्ट कर रहा है, तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए।
तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं आज का सेकंड टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। इससे पहले हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, ये है एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। मतलब हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि यदि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। लेकिन अब हमें पढ़ना है कि इसकी जो एक्सिस है, इसके एक्सिस पर यदि कोई भी पॉइंट हो तो इस पॉइंट पर आखिर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और इस कॉइल की रेडियस है स्मॉल ए और इसका सेंटर है स्मॉल ओ, जिससे एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है बी। और यहां पर हम ले लेते हैं छोटा सा लाइन सेगमेंट ए बी। ये हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी जिसकी लेंथ है dl और इस dl से इस p पॉइंट की डिस्टेंस है r और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एंगल है फाई। तो अब हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने राइट हैंड पाम रूल से पढ़ा था कि यदि हमको कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो उस सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यदि इससे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा और इस पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी dB। तो क्योंकि dB अभी किसी एंगल पर है तो हम इसे फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हम इसके कंपोनेंट्स बनेंगे। ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई ही होगा। तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा dB cos फाई और यहाँ पर एक कंपोनेंट बनेगा dB sin फाई। वैसे ही हो सकता है इसके कंपोनेंट्स कुछ नीचे भी बने, कुछ इस डायरेक्शन में भी बने, कुछ इस एंगल पर भी बने। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि यदि यह मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बना है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे भी बनेगा और ये दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वैसे ही यहाँ वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अंदर साइड वाला मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर देगा। तो ओवरऑल हमारे पास केवल एक मैग्नेटिक फील्ड बचेगा और वो हो जाएगा dB sin फाई। तो या तो मैं इसे dB sin फाई बोल देता हूँ या तो dB डैश sin फाई। इसे हम बना देते हैं dB डैश sin फाई। तो इसके दो कंपोनेंट्स बनाना जरूरी है। तो हम इसमें अब अप्लाई करते हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, और बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है, dB इज इक्वल्स टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पर होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई। ये रहा। लेकिन इसमें यदि आप देखो ये जो थीटा है इस थीटा की वैल्यू वापस से हो गई है 90 डिग्री। तो हम इसमें पुट कर देंगे थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो साइन 90 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो हमें मिलेगा dB डैश, ये dB डैश है। dB डैश इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई dl अपॉन आर स्क्वायर। और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा dB डैश sin फाई। तो हम इस dB का वैल्यू निकाल सकते हैं। dB इज इक्वल्स टू dB डैश का वैल्यू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई dl अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। तो यहाँ से हम इस आर स्क्वायर और इस साइन फाई का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम साइन फाई का वैल्यू फाइंड करते हैं।
साइन फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस वाले ट्राइंगल परपेंडिकुलर कौन सा है, ये रहा, तो जिसकी वैल्यू है a, और हाइपोटेनियस की वैल्यू है ये वाली वैल्यू जो कि है r। तो हम साइन फाई की जगह इसमें पुट कर सकते हैं a अपॉन r। तो हमें मिलेगा dv इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर। तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल इंटू ए अपॉन आर क्यूब। तो अब हम इसमें इस r का वैल्यू फाइंड करके पुट करेंगे। तो यदि हम इस ट्राइंगल में देखें ए ओ पी में, इन ट्राइंगल ए ओ पी, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके आगे हमें मिल जाएगा r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। इस पावर को मैं उठाकर यहाँ ले गया तो ये हो जाएगा 1/2, और ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो हमें मिलेगा dv इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये रहा। तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl। इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब ये वाली पूरी लेंथ। तो ये वाली पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, dl इज इक्वल्स टू 2 पाई a, सरकमफेरेंस के बराबर। तो हमें मिलेगा b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। तो इसे हम लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू, इस 2 पाई को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 पाई इंटू आई और a इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये हमें मिला है केवल एक लूप के लिए। तो यदि हमें किसी कॉइल के लिए निकालना है तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कंसिडर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा फॉर अ कॉइल b इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई, और इसमें n अप्लाई कर देते हैं। तो n आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये एक्सप्रेशन हो गया किसी भी कॉइल के लिए। तो इसे नोट कर लीजिए अभी, इसके आगे फिर हम इसमें कंडीशन से अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन फर्स्ट ये है कि यदि ये जो P पॉइंट है इसके सेंटर पर आ जाए, इफ पॉइंट P is at the center of loop, यदि ये पॉइंट
इसके लूप के सेंटर पर आ गया, तो इस x का वैल्यू हो जाएगा 0। तो हम पुट कर देते हैं देन x इज इक्वल्स टू 0, और इसमें x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। पर इस x की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni a स्क्वायर अपॉन a क्यूब। तो ये बन जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई ni, और इस स्क्वायर से इसकी पावर कैंसिल हो गई तो अपॉन में बचा a, और यूनिट हो जाएगी टेस्ला। तो ये तो पुराना वाला एक्सप्रेशन बन गया जो हमने किसी सेंटर के लिए फाइंड किया था। तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो अभी इसे नोट करो, फिर हम इसमें सेकंड कंडीशन पुट करते हैं। तो अब हमारा सेकंड कंडीशन है इफ पॉइंट P इज वेरी फार, बहुत दूर हो जाए पॉइंट P, वेरी फार हो जाए, तो इसका ये जो डायमीटर है, सॉरी इसका ये जो रेडियस है, ये इस x से कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, a विल बी लेस देन r, तो हम सॉरी लेस देन x, तो हम इस a को नेग्लिजिबल करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। पर हम इसे को नेग्लिजिबल करने वाले हैं, तो इसे हम हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 0। तो b हमें मिल जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई ni a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये बचेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni a स्क्वायर अपॉन x क्यूब, और इसकी यूनिट भी टेस्ला। तो बच्चों ये दो कंडीशंस थी इसके लिए, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया है, और इसमें आप इस ए को नेग्लिजिबल मत कर देना। हमने यहाँ पर ए को नेग्लिजिबल किया है क्योंकि ये प्लस में था, तो ये ज़्यादा इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये ए मल्टीप्लाई में है और ये बहुत ज़्यादा फर्क कर देगा, इसलिए कभी भी इस ए को नहीं हटाना, केवल हम यहाँ वाले ए को हटाएंगे। और आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए, एंड थैंक यू।